शाम के 6 बज चुके थे और माही अभी तक घर नहीं आई थी। माही के पापा बहुत परेशान थे और सोच रहे थे कि आज तो मैंने बोला था माही को कि आज जल्दी घर आ जाना, मगर फिर भी देर कर ली। ये लड़की कब मेरी बात सुनेगी। लड़के वाले भी आते ही होंगे, मगर इस लड़की का कुछ पता नहीं। माही के पापा की बेचैनी बढ़ रही थी। ठीक आधा घंटे बाद माही ने घर में दस्तक दी। हाथों में वो सामान था जो पापा और बुआ ने बताया था। पापा माही पर भड़कने ही वाले थे कि बुआ जी ने माही के हाथों से सामान लेते हुए कहा, बेटा जल्दी जा, तैयार हो जा। 7 बजे का वक्त दिया है लड़के वालों ने, वो आते ही होंगे। माही तैयार होकर बुआ से कुछ बातें करना चाहती थी, मगर वक्त उसका साथ नहीं दे रहा था। माही ने मुंह से बस बुआ ही निकाला था कि दरवाजे पर किसी की दस्तक ने उसके शब्दों पर पूर्ण विराम लगा दिया। बुआ ने माही को अंदर भेजते हुए उसके गाल पर हाथ फिराते हुए कहा, बेटा जब बुलाऊं तब आ जाना। बुआ ने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने लड़के वाले थे। लड़के की माँ, उसके पापा, उसकी बुआ जी और खुद वो इंसान जो माही को देखने आया था, प्रतीक। यही नाम बताया था बुआ ने माही को। बुआ ने उन चारों लोगों का अच्छे से स्वागत किया। बुआ और माही के पापा लड़के वालों के साथ बात करने में व्यस्त हो चुके थे। साथ में बुआ जी का बेटा था जो बाकी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा था। माही इन सबसे दूर अपने कमरे में बैठी थी। 2 साल पहले 2 जून की शाम को उसने अपना 22वां जन्मदिन मनाया था। माही अपने मोबाइल में अपने जन्मदिन की तस्वीरें देख रही थी। एक तस्वीर में पूरा ग्रुप था, उसकी सभी दोस्त थे। उस तस्वीर में अनीता, नेहा, श्रुति की बगल में खुद माही, माही के दाहिनी तरफ रोहिणी, दिव्या और रागनी खड़ी थी। माही ने अपनी 24 साल की ज़िंदगी में दुनियादारी को बहुत अच्छे से समझ लिया था। माही हमेशा कुछ नया करना चाहती थी, इसलिए वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखती रहती। उसने वो सारे काम सीखे जो हमारे दकियानुसी समाज सोच के अनुसार लड़कियों को आने ही चाहिए, जैसे खाना बनाना, सिलाई कढ़ाई, घर के काम, झाड़ू पोंछा और न जाने क्या क्या। लेकिन इन सब के अलावा भी माही में बहुत कुछ था, जैसे कि एक कड़क मिजाजी, अपनी धुन की पक्की, अपने काम और रवैये को लेकर ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से सबकी मदद करना। सही मायनों में खरा सोना थी ये माही। माही ने कभी झुकना नहीं सीखा, खासकर वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं जहाँ इसकी कोई गलती ना हो। यूँ तो मैं बहुत सी लड़कियों से मिला, हर लड़की में ईश्वरीय खासियतें होती हैं। अपनी ज़िंदगी में हर लड़की से मैंने कुछ ना कुछ सीखा, लेकिन माही उन सब में एक मिसाल बनकर उभरी। कमरे में बैठी बैठी माही कैसा अनुभव कर रही होगी, वो मैं आज तक नहीं समझ पाया। पता नहीं कब बाहर से बुलावा आ जाए, कब माही को उस इंसान के सामने जाकर खड़ा होना पड़ता जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। पहले तो इसी कसमकस में उलझी होगी कि पता नहीं लड़के को वो पसंद आएगी भी या नहीं, और अगर कहीं लड़के को वो पसंद आ गई तो पता नहीं उसे लड़का पसंद आएगा कि नहीं। माही मोबाइल में फ़ोटो को स्वैप कर कर के देख रही थी। कितनी सारी यादें सहेज रखी थी। कहने को तो ये मोबाइल फ़ोन था, मगर किसी जादुई पिटारे से कम ना था। हर उस पल को उसने सहेज कर रखा था जब वो बहुत खुश हुई, चाहे किसी के साथ बेशुमार खुशियाँ बांटने के पल हों या किसी से आखिरी बार मिलने की भावभीनी मुलाकात। हर लम्हे की फ़ोटो खींच कर रख ली थी इस लड़की ने। अपनी उंगलियों को मोबाइल पे फिराते फिराते अचानक उसकी उंगली एक तस्वीर पर आकर रुक गई। इस तस्वीर को वो निःशब्द निहारती रही, और जितना वो उस तस्वीर को निहार रही थी उतना ही वो अपने अतीत में उतरती जा रही थी। उस तस्वीर में माही और उसका प्रेमी अथर्व था। माही अथर्व से कॉलेज में मिली थी। उसके बाद दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे, फिर दोस्त बने। दोस्त के बाद वो बहुत अच्छे दोस्त बने और आखिर में प्रेमी प्रेम का। माही और अथर्व दोनों ने साथ मिलकर सपने देखने शुरू कर दिए, लेकिन सबके सपने पूरे हों ऐसा ज़रूरी नहीं होता। माही जितनी समझदार थी उतनी ही खूबसूरत थी। माही को देखने के बाद लगता कुदरत ने माही को फुर्सत से बनाया था, और शायद माही को बनाने के बाद वो सांचा भी तोड़ दिया था। माही के नैन नक्श
कुदरत की कारीगरी का बेहतरीन करिश्मा थे। इस लड़की को जितना देखो उतना इससे प्यार होता जाता था। सर से लेकर पाँव तक भला की खूबसूरत थी ये लड़की। कॉलेज का हर लड़का माही के पीछे था, मगर माही के दिल के तार अथर्व से जा टकराए। माही अथर्व से प्यार करने लगी थी। वहीं अथर्व भी माही को चाहता था, लेकिन कहते हैं ना, चाहते स्वाभिमान से बढ़कर नहीं होते। अथर्व हर वक्त मौका देखता था। अथर्व हर वक्त कोशिश करता था कि वह माही के बहुत करीब, बहुत ज़्यादा करीब आ सके, लेकिन माही शायद इस सब के लिए तैयार नहीं थी। कभी कभी माही को अच्छा भी लगता, पर वो इतनी नादान नहीं थी कि उसके कदम बहक जाएं। माही के पापा को अपनी बेटी पर कहीं ज़्यादा भरोसा था, इसलिए उन्होंने कभी अपनी बेटी की निजी ज़िंदगी में दखलंदाजी नहीं की। हालांकि माही की मां के गुजर जाने के बाद वो थोड़े चिड़चिड़े हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने दायरे को संभाल के बनाए रखा था। वैसे भी माही के पापा कभी नहीं चाहते थे कि उनके कुछ कहने से दो सोचों के बीच टकराव हो। उनका ज़माना अलग था और ये ज़माना अलग है। माही और अथर्व के बीच सबसे बड़ा मोड़ तो उस दिन आया जब अथर्व माही के घर आया। माही के पापा अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गए थे। माही को घर का बहुत काम करना था, इसलिए उसने अपने बॉस को कॉल करके बता दिया था कि मैं अपनी फ़ाइल अथर्व के हाथ भिजवा दूंगी। अब घर में सिर्फ माही और अथर्व ही थे। अथर्व पहले तो माही को देखता रहा, फिर ना जाने क्या सोचकर उठा और माही को कस के गले लगा लिया। माही ने भी उसे कस के अपनी बाहों में भर लिया और मासूमियत भरे लहजे में बोली, क्या हुआ अथर्व, इतना ज़्यादा लाड़? अथर्व ने प्यार ही प्यार में वो गलती करने के लिए कदम आगे बढ़ा दिए जिसके लिए माही कभी तैयार ही नहीं होती। ने झटके से अथर्व को दूर किया और नाराज होते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम? मुझे तुमसे शादी करनी है, उसके बाद तो मैं तुम्हारी ही हो जाऊंगी ना, फिर इतनी जल्दीबाजी किस लिए? इस बार अथर्व गुस्सा हो गया और बिफरते हुए बोला, जब शादी करनी ही है तो इस सब में इतना हर्ज क्यों? जब पति मुझे ही बनना है तो फिर मैं अपना हक अभी क्यों ना ले सकता? माही ने अथर्व की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे लिए प्यार और शादी का मतलब सिर्फ यहीं तक सीमित है? तुम्हारी सारी चाहत मेरे जिस्म पर आकर रुक गई? अथर्व, मैं इस सब के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं कभी ये गलती नहीं कर सकती। तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, लेकिन जो हरकत आज की है वो कभी दोबारा मत करना। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा, मैं शादी से पहले कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिसकी वजह से मैं कभी खुद से भी नज़रें ना मिला सकूँ। अथर्व झल्लाहट भरी नज़रों से माही को देखता रहा। फिर कुछ देर बाद उसने फाइल उठाई और चलने लगा, मगर दरवाजे पर खड़े माही के पापा अपनी बेटी पर गर्व महसूस कर रहे थे। माही के पापा ने दरवाजे से पीछे हटके माही को आवाज़ दी और बरामदे में आते हुए माही से बोले, बेटा पानी ला दे एक गिलास, थक गया हूँ। अथर्व ने उनको नमस्ते किया और फाइल लेकर चला गया। उस दिन के बाद अथर्व और माही का रिश्ता बेजान हो गया और धीरे धीरे ख़त्म ही हो गया। अथर्व का कहना था कि मॉडर्न बनो, ज़िंदगी और जवानी के मज़े लो, मगर माही सोचती थी कि ज़िंदगी को ऐसे जियो कि औरों के लिए एक मिसाल बन सको। ऐसा नहीं था कि माही को अथर्व पे भरोसा नहीं था, लेकिन माही ने दुनिया को देखा था और वक्त ने उसे उम्र से पहले ही समझदार बना दिया था। उसकी एक दोस्त दिया ने ऐसे ही भावनाओं में बहकर सारी हदें पार कर डालीं और उसके बाद उस लड़के ने दिया को उस मंजिल पर लाकर छोड़ दिया जहाँ से उसके पास कोई रास्ता नहीं था। हिम्मत जुटाकर जब दिया ने जैसे तैसे ज़िंदगी को फिर से जीना शुरू किया, तो इन तथाकथित समाज के ठेकेदारों ने और उन 4 लोगों ने उसका जीना दुश्वार कर दिया, जिनका डर हम सभी को वक्त बेवक्त दिखाया जाता है कि 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। कहते हैं ना, दुनिया में कोई सबसे बड़ा आदमखोर है तो वो आदमी ही है। दिया और माही बहुत अच्छी दोस्त थी, मगर शिवरात्रि के ठीक एक दिन पहले दिया हमेशा के लिए माही को अकेला छोड़ के चली गई। दिया की कमी माही को अक्सर खलती रही। दोस्त थी, मगर सगी बहनों से भी ज़्यादा प्यार था। दिया की मौत को लोगों ने 2 तरह से देखा।
पहले वो लोग थे जिनको लगता था कि दिया ने गलती की थी तो सज़ा तो भुगतनी ही थी, और दूसरे वो लोग थे जिनको कहीं ना कहीं ये लगता था कि दिया के साथ गलत हुआ। उसने प्यार तो सच्चा किया लेकिन साथी बेईमान चुना। कौन सही था कौन गलत ये समझाते सब थे, पर समझना कोई नहीं चाहता था। अचानक माही की उंगलियां एक और फोटो पर आकर ठहर गईं, जिसमें दिया और माही का एक सीधा साधा दोस्त शिवम था। इत्तेफाक से यह उसके पास आखिरी तस्वीर थी जिसमें वो दोनों लोग थे जो माही के दिल के बेहद करीब थे। शिवम से माही की दोस्ती कॉलेज में हुई थी, जबकि दिया उसकी बचपन की दोस्त थी। लेकिन कहते हैं ना, दोस्त तो दोस्त होता है, फिर क्या नया क्या पुराना। माही की आंखों में सालों से घर की हुई उदासी आज कुछ आंसुओं के रूप में उसकी पलकों को भिगो रही थी। माही जी भर के रो लेना चाहती थी, पर तभी बुआ जी ने आवाज़ लगाई। माही के जो आंसू बाहर आ पाए वो बह गए, और जो बाकी बाहर आने के इंतज़ार में पलकों में ही कैद रह गए। माही एक झूठी मुस्कुराहट के साथ उस शख्स के सामने पहुंच गई जिसे आज से पहले उसने कभी नहीं देखा था। सबके बीच में पहुंचते ही माही से ऐसे ऐसे सवाल दागे गए जैसे कि उसका कोई आईएएस का इंटरव्यू चल रहा हो। पुराने ज़माने की रीति रिवाजों के बाद आज के चलन के हिसाब से प्रतीक और माही को अकेला गार्डन में भेज दिया गया। माही और प्रतीक आमने सामने थे। प्रतीक ने खामोशी को दरकिनार करते हुए माही से बात शुरू की और माही की तारीफ करते हुए बोला, आप में मुझे वो सब लगा जो मैं अपनी पत्नी में चाहता हूँ। मेरा फैसला तो मैंने अंदर ही कर लिया था, बाहर तो बस आपका फैसला सुनने के लिए आया हूँ। आपको अपने होने वाले पति में क्या खासियत चाहिए? माही ने 24 साल की छोटी सी जिंदगी में बड़े बड़े सबक सीख लिए थे। माही ने एक गहरी सांस लेते हुए प्रतीक के सवाल का जवाब दिया। माही ने कहा, बस दो ही खासियतें मिल जाएं तो भी चलेगा। पहली कि वो मेरी भावनाओं को समझे, उनका सम्मान करे, सिर्फ साथ देने की कस्में ही ना खाए, असल में ज़िंदगी के हर मोड़ पर मेरा साथ दे। प्रतीक ने माही की आंखों में देखकर फिर सवाल किया, और दूसरी? माही ने गुलाब के पौधे से एक पत्ती को तोड़ते हुए कहा, बस रिश्ता ईमानदारी से निभाए। माही और प्रतीक फिर वहाँ की बातें करने लगे। अचानक माही ने प्रतीक से एक सवाल दाग दिया, अगर आपकी पत्नी नौकरी करना चाहे तो? प्रतीक एकदम से अपने पुरुष होने के अभिमान पर इतराते हुए बोला, मैं इतना कमाता हूँ कि मेरी बीवी को कभी भी नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने भी थोड़ी सी दुनिया देखी है, लड़कियों के लिए दुनिया अभी भी उतनी अच्छी नहीं है। मैं तो कभी भी अपनी पत्नी को कोई नौकरी वोकरी नहीं करने दूंगा। माही थोड़ा झिझक गई, फिर अपनी झिझक को छुपाते हुए बोली, अंदर चलें? अंदर आते वक्त माही सोच रही थी, ये इंसान अभी पति बनने लायक है ही नहीं। इसने लड़कियों को लड़कों से कम समझ रखा है। अगर इसकी बीवी नौकरी करेगी तो इसका अहंकार खत्म हो जाएगा ना। लड़के वाले अपना फैसला सुनाकर चले गए। अब बस जवाब माही की तरफ से देना था। लड़का सब लोगों को पसंद आ चुका था, मगर माही कुछ और ही सोच रही थी। हर बार की तरह इस बार भी माही के सामने सवाल था, मगर जवाब उसको वही देना था जो उसके घर वाले चाहते थे। अजीब विडंबना थी। माही इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, पर अपने पापा की खुशी के लिए उसने खुद की सोच के साथ समझौता कर लिया। माही अपने पापा से ये कह के अपने कमरे में आ गई कि जो आप कहेंगे वैसा ही होगा। अगर आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। अपने कमरे में आकर माही वो सारे पल अपनी ज़िंदगी के पन्ने से ढूंढ ढूंढ कर लाने लगी जो उसने कभी भूले ही नहीं पाए। माही को एक इंसान की जगह उसे एक लड़की की तरह ही देखा गया। जब 14 साल की थी तब पहली बार उसके एक टीचर ने उसे 1 साल तक डराकर उसका शारीरिक शोषण किया। फिर जैसे तैसे उस सदमे से बाहर निकली कि फिर उसके 16वें साल में उसके रिश्तेदार ने उस पर गलत नज़र डाली। इज्जत और आबरू का हवाला देकर उसका उपयोग करना चाहा। माही ने हिम्मत करके ये जंग भी जीत ली। कॉलेज में पहुंची तो वहाँ एक प्रोफेसर हमेशा माही को छूने की कोशिश करता। वक्त बेवक्त कभी कमर पे हाथ रखता तो कभी सीने पे हाथ लगा देता। इस सब से तंग आकर माही ने जब अपने बुआ के लड़के से मदद मांगी
तो बदले में उसने भी माही की इज्जत को तार तार कर देना चाहा। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या फिर ऑटो रिक्शा, सब जगह के कड़वे अनुभव कर चुकी थी। ऐसा नहीं था कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं थे या माही की मुलाकात अच्छे लोगों से नहीं हुई। कुछ लोग थे जो सच में बहुत अच्छे थे, जिनसे मिलने के बाद माही का दुनिया भर के लोगों से विश्वास नहीं उठा। कुछ अच्छे और साफ दिल के लोग भी इस दुनिया में मौजूद थे, मगर फिर भी ऐसा कोई मिला ही नहीं जो उसके दिल को छू सकता। जो भी मिला वो जिस्म का भूखा भेड़िया ही मिला। माही की माँ नहीं थी तो ये जंग उसे अकेले ही लड़नी थी, और वो लड़ती भी आई थी। अपने पापा की खुशी के लिए वो प्रतीक से शादी करने के लिए तैयार हो गई। प्रतीक से शादी करने के बाद माही की दुनिया बदलने लगी थी। शुरुआती कुछ सप्ताह तो उसके लिए उम्मीदों से भी ज़्यादा खुशनुमा थे, मगर खुशियों की घड़ी बहुत छोटी होती है। यह बात माही शादी के पहले ही साल में महसूस करने लगी थी। रहने के लिए वो माही का ससुराल था, पर असल में उसे वहाँ कई किरदार निभाने पड़ते थे। घर की बहू से कब घर में पड़े किसी पुराने फर्नीचर की तरह हो गई थी, उसे समझ ही नहीं आया। प्रतीक का रवैया भी वैसा नहीं था जैसा वो उम्मीद कर रही थी। बीते दिनों के साथ ही अब माही को जरा जरा सी बात पर ताने सुना दिए जाते, बिन माँ की बेटी होने के तंज कसे जाते। प्रतीक की चाहत भी माही के जिस्म पर आकर दम तोड़ चुकी थी। माही चाहे कितनी ही थक जाया करती, मगर प्रतीक को वो हर शाम अपने बिस्तर पर चाहिए होती थी। प्रतीक की माँ को पोता चाहिए था। प्रतीक जल्द से जल्द अपनी औलाद चाहता था। अकेलेपन में माही खूब जी भर के रोया करती थी, मगर कहने या सुनने के लिए उसके पास कोई नहीं था। शादी की पहली सालगिरह के ठीक 2 दिन पहले ही माही का मिसकैरेज हो गया। माही को एक गहरा सदमा लगा, मगर माही के पापा ने और बुआ ने उसको फिर से हिम्मत दी। माही खुददार लड़की थी, उसने अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया था। बस अपने पापा की खुशी के लिए हाँ कर दी थी, वरना माही और खुल के जी लेना चाहती थी। अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती थी, मगर प्रतीक ने तो उससे उसकी पहचान ही छीन ली। माही को अब थोड़ी सी तकलीफ भी होती थी। माही अब भी कोशिश में लगी थी कि वो अपना रिश्ता बचा ले, प्रतीक को इंसान बना ले, मगर प्रतीक के अंदर का जल्लाद बहुत घातक हो चुका था। प्रतीक को जितनी जल्दी बेटे की चाह थी, किस्मत उसको उतना ही और तरसा रही थी। दूसरी बार माही फिर गर्भवती हुई, लेकिन प्रतीक की बदकिस्मती माही के हिस्से में भी आ गई। माही का बच्चा उसके पेट में ही मर चुका था। एक लड़की के लिए कितना तकलीफ दे रहा होगा, शायद माही के अलावा इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। अब तो डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। डॉक्टर ने प्रतीक को बताया कि अब अगर माही फिर से प्रेग्नेंट होती है तो उसकी जान को खतरा है। साफ शब्दों में कहूँ तो अब आपकी पत्नी कभी माँ नहीं बन सकती है। माही के पापा दरवाजे पर खड़े खड़े सब सुन रहे थे। उनको तो ऐसा लगा जैसे उनकी दुनिया ही उजड़ गई। माही के पापा बोझिल कदमों से माही के पास गए, उससे कस के गले से लगा के रोने लगे। माही ने शादी के बाद पहली बार थोड़ा सा सुकून महसूस किया था। माही ने ना चाहते हुए भी पापा से प्रतीक की सारी हैवानियत बयां कर दी कि उसने क्या क्या झेला। वो दोबारा माँ बनने के लिए तैयार नहीं थी, मगर प्रतीक की वजह से उसे अपनी जिद ठुकरानी पड़ी। माही फूट फूट कर रोने लगी। पिता और बेटी दोनों अपने आंसुओं को बहाकर अपना दर्द कम कर रहे थे। माही के पापा उसकी बुआ को लेने के लिए कमरे के बाहर निकल आए। उधर माही का तबीयत का मुआयना करने के लिए डॉक्टर उसके पास आए। डॉक्टर माही की खैर खबर लेकर और उसकी दवाइयों को वक्त से खाने की हिदायत देते हुए जाने लगे तो अचानक माही ने उन्हें टोका। फिर झिझक को दूर करती हुई कुछ सोचते हुए बोली, डॉक्टर साहब, बहुत तकलीफ़ हो रही है। पिछली बार से ज़्यादा इस बार प्रेगनेंसी में बहुत परेशानी हुई, बहुत दर्द है, अब तो बर्दाश्त के बाहर है। डॉक्टर ने जल्दी सब ठीक हो जाने का आश्वासन दिया, लेकिन माही ने जिद करके पूछ ही लिया, मुझे अपनी बीमारी के बारे में जानने का हक है, मैं उतनी भी कमज़ोर नहीं। डॉक्टर ने माही को दिलासा देते हुए उसके पिता से कहे हुए शब्द माही से कह दिए। माही अपनी सारी संवेदना और तकलीफ़ को छुपाते हुए बोली, क्या कोई ज़रा सी भी उम्मीद नहीं? डॉक्टर बोले,
उम्मीद तो है, लेकिन तुम्हारी जान को बहुत खतरा है। साफ शब्दों में तो यही कह सकता हूँ कि तुम शायद कभी माँ ना बन पाओ। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। माही अपनी किस्मत पे मुस्कुरा रही थी। तभी माही के पापा उसकी बुआ को लेके आ गए। माही बुआ के गले लग के खूब रोई। जीवन के हर कठिन मोड़ पर उसने अपनी माँ की कमी को बहुत महसूस किया। माही की तकलीफ़ का अंदाज़ा मैं कभी लगा ही नहीं पाया। एक लड़की जिसने कितनी तकलीफ़ें झेलीं, पहली बार मिसकैरेज, दूसरी बार में एक मरे हुए बच्चे को जन्म देना, एक माँ के लिए कितना मुश्किल भरा पल रहा होगा। जब 9 महीने से सपने संजोए होंगे, सोचा होगा उसे दुनिया भर की खुशियाँ दूंगी, मगर आज भी सोचती हूँ तो रूह में सिरन दौड़ जाती है। माही की शादी के बाद प्रतीक के साथ उसने लाख कोशिश की, शायद प्रतीक के अंदर भावनाओं और प्यार को जगा सके, कि प्रतीक उसके जिस्म से हटकर उसके दिल से प्यार कर सके। मगर प्रतीक सिर्फ जिस्म चाहता था। शादीशुदा होते हुए भी माही को ऐसा लगता जैसे हर रात उसका और उसकी आबरू का बलात्कार होता था। प्रेम मिलन यह हमेशा दो लोगों के बीच होता है, मगर प्रतीक जानवर था, इंसान के रूप में एक भेड़िया था। माही को अब फैसला करना था कि क्या प्रतीक के साथ रहे या अलग हो जाए। माही ने समाज दुनियादारी की बातों को दरकिनार करते हुए प्रतीक को तलाक दे दिया। तलाक तो माही ने दे दिया था, मगर ज़हनी तौर पर माही टूटने लगी थी। बीती ज़िंदगी से सब कुछ मिला, मगर जो नहीं मिल सका वो अच्छी यादें थीं। घर में मन नहीं लगता था तो वक्त काटने के लिए खुद को किसी न किसी काम में उलझाए रखती थी। माही जीना भूलने लगी थी। बाहर की दुनिया से उसे नफरत सी होने लगी थी। कुछ अरसे बाद जब माही का 34वां जन्मदिन आया तो माही की ज़िंदगी में एक अध्याय फिर से खुल गया। माही के जन्मदिन पर उसे जन्मदिन की बधाई देने शिवम आया था। वो शिवम जो माही को सबसे ज़्यादा जानता था और माही को जिस पर बहुत भरोसा था, और उतना ही भरोसा माही के पापा को था उस पर। शिवम कुछ था ही ऐसा कि जो भी उसको जानने लगता, उसको समझने लगता, वो उसका मुरीद हो ही जाता था। अथर्व और शिवम में से उसे शिवम पे खास भरोसा था। उसने शिवम के हाव भाव देखे थे, हमेशा बिना किसी फ़ायदे के माही की मदद कर देता था। बदले में उसने कभी कुछ नहीं मांगा। वो बस यही चाहता था कि माही खूब खुश रहे। जो बातें वह खुद से भी नहीं करती थी, वो बातें वह दिया और शिवम से बेझिझक कह देती थी। दिया की मौत और माही की शादी के बाद शिवम उससे मिलने आज आया था। आखिरी बार माही कब मुस्कुराई थी नहीं पता, मगर आज शिवम को देख के उसकी मुस्कान निकल आई। आज सालों बाद माही शिवम से बात करके खिलखिलाकर हंस रही थी। दोनों आपस में बतिया रहे थे कि तभी माही के पापा वहां आ गए और दोनों को ऐसे हंसी ठिठोली करते हुए देखकर बोले, शिवम बेटा, इतने सालों से कहाँ गायब थे? बड़े दिनों में अंकल का घर दिखाई दिया। शिवम ने नैतिक शिष्टाचार निभाते हुए अंकल के पैर छुए और फिर अंकल से ही बतियाने लगा। अब माही के पापा और शिवम दोनों लोग बरामदे में आकर बैठ गए और माही चाय नाश्ता लाने किचन में चली गई। तो ही बातों में माही की शादीशुदा जिंदगी और माही के एकाकीपन तक का सब बखान अंकल ने शिवम से कर दिया। शिवम के मन में शून्यता पसर गई, क्योंकि अभी माही से घंटों बात करने के बाद वो समझ ही नहीं पाया था कि माही उससे क्या छिपा चुकी थी। तभी दोनों लोगों की चुप्पी को तोड़ते हुए माही के शब्द शिवम के कानों में पड़े, शिवम चाय ले लो, क्या सोचने लगे? शिवम ने माही की आंखों में देखते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। माही ने फिर सवालिया नज़रों से पापा की तरफ देखा। उन्होंने चाय का कप उठाया और बिना कुछ बोले दोनों को बरामदे में अकेले छोड़कर बालकनी में आकर अखबार पढ़ने लगे। शिवम ने माही का हाथ पकड़ा और उसे अपनी बगल में बिठाकर अपना चाय का कप उसे देते हुए बोला, हुजूर आप भी तो बैठिए। माही ने शिवम की आंखों में देखा। उसकी आंखों को पढ़ के माही हौले से मुस्कुरा दी। शिवम चीज़ों को समझता था। खुद की उलझनों में उलझा रहने वाला लड़का असल में बहुत सुलझा हुआ था। रिश्तों और भावनाओं के प्रति हमेशा ईमानदार रहता था। शिवम माही का सच माही की जुबान से ही सुनना चाहता था, इसलिए उसने माही की दुखती रग पे हाथ फिरा दिया। सोफे पर अपने दोनों हाथों की कोहनियों को मोड़कर
अपने घुटने से 2-3 सेंटीमीटर ऊपर टिकाकर अपने दोनों हाथों की उंगलियों में चाय का कप पकड़े हुए माही की आंखों में आंखें डालकर सवाल किया, शादीशुदा ज़िंदगी कैसी चल रही है? माही के हाथ चाय का कप होठों तक ले जाते रुक गए और जो तड़प और तकलीफ़ दिल में थी उसने शिवम के सामने पूरा कह डाला। दोनों की चाय ठंडी हो चुकी थी, दोनों के चेहरों पर अफसोस था। शिवम एकटक माही को देखे जा रहा था। माही ने शिवम को साथ बैठे देखकर कहा, अब किसी बात से तकलीफ़ नहीं होती। इतने सपने टूटे हैं कि अब जीने की भी चाह खत्म हो गई है। पापा भी पिछले 1-2 साल से मुझे फिर से शादी करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन शिवम अब फिर से टूटकर बिखर जाने की हिम्मत मुझ में दोबारा नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की, दिल में एक उम्मीद थी कि शायद मैं अपने रिश्ते को बचा सकती हूँ, मगर मेरी ज़िंदगी की ये सबसे बड़ी गलतफहमी थी। उसने मेरे बदन के साथ साथ मेरी आत्मा को भी नोच डाला। जैसे बारिश के मौसम में बारिश बिन बुलाए ही आ जाती है, वैसे ही माही के होठों पर ना जाने कहाँ से एक मुस्कान निकल आई। वो अपने अंदर की सारी तकलीफ़ को छुपाते हुए बोली, मेरी ज़िंदगी की कहानी बड़ी बोरिंग है। कहाँ तुम्हें भी शादी पुराण सुनाने बैठ गई। तुम अपनी बताओ, तुम कहाँ गायब थे और आज इतने दिनों बाद मेरी याद कैसे आई? मुझे तो लगा था कि सबकी तरह तुम भी मुझे भूल गए होगे। शिवम ने माही के बेतरतीब लटों को अपने हाथों से समेटते हुए कहा, तुम कोई वक्त नहीं जो बीत जाओगी, तुम तो मेरे लिए एक दौर हो जिसे मुझे हमेशा जीना है। माही, मेरे पास कुछ ही रिश्ते तो हैं, वरना दुनिया की भीड़ बहुत अकेलापन महसूस कराती है। मेरे बुरे वक्त में तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, मैं वो एहसान कभी नहीं भूलूँगा। माही ने शिवम की बातों को बीच में ही काटते हुए कहा, मैंने बस अपनी दोस्ती निभाई, कोई एहसान नहीं किया तुम पर। माही और शिवम आपस में और बतियाते कि तभी माही के पापा मोबाइल हाथ में लिए हुए आए और बोले, माही बेटा, बुआ ने एक लड़का बताया है, बहुत सुलझा हुआ है। तेरा क्या कहना है? तू चाहे तो आराम से ठंडे दिमाग से सोच कर भी जवाब दे सकती है। माही ने पापा के हाथ से मोबाइल लेकर बुआ से रूखेपन से बात करते हुए कहा, अगर आप दोनों को मैं अच्छी नहीं लगती तो बता दो, मैं घर छोड़कर कहीं और चली जाऊंगी। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, जैसे भी हूँ मैं बहुत खुश हूँ बुआ। माही गुस्से में फ़ोन सोफे पर पटक कर अंदर चली गई। माही के पापा अपनी आंखों से आंसू को पोंछते हुए कहने लगे, मैं जानता हूँ मेरी बेटी ने बहुत तकलीफ़ सही, मेरी खुशी के लिए बिना कुछ कहे प्रतीक से शादी करने के लिए तैयार हो गई। शादीशुदा ज़िंदगी में न जाने कितनी ही मुसीबतों को झेला, पर कभी उफ तक नहीं की। समाज के इन चंद ठेकेदारों ने लोगों का सुख चैन सब छीन लिया है। मैं तो जी चुका हूँ अपनी ज़िंदगी, अब बस अपने मरने से पहले अपनी बेटी की दुनिया दोबारा बसते हुए देखना चाहता हूँ, ताकि मुझे मेरे मरने का कोई अफसोस ना हो। ये दुनिया वाले उसका जीना हराम कर देंगे। माही के पापा एक हारे हुए योद्धा की तरह सोफे पर बैठ गए। शिवम ने अंकल को दिलासा दिया और वहाँ से चला आया। रास्ते भर वो बस यही सोचता रहा कि माही और माही के पापा में कोई भी तो गलत नहीं है, दोनों ही अपनी जगह सही हैं। शाम को शिवम ने माही को फ़ोन किया और वहाँ चलने को कहा जहाँ माही, दिया और शिवम अक्सर जाया करते थे। शहर के एक कोने में ठहरी एक छोटी सी झील इन तीनों की दोस्ती की गवाह थी वो जगह। पहले तो माही ने मना किया, पर शिवम के भावपूर्ण आग्रह के आगे वो हार गई। वो आने के लिए राजी हो गई। माही सालों बाद थोड़ा सा संवर रही थी। सालों बाद माही वही माही बनना चाह रही थी जैसी वो पहले लगा करती थी। लेकिन सालों से उजाड़ रखी जिंदगी को माही एक शाम में कैसे संवार सकती थी? मगर माही फिर भी बहुत सुंदर लग रही थी। माही के नैन नक्श थे ही ऐसे कि वो अगर होठों के कोनों से हल्की सी मुस्कान भी बिखेर देना, तब भी उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते थे। कुछ लम्हों बाद माही हल्की गुलाबी साड़ी पहने शिवम के पास उस झील के किनारे जा बैठी। शिवम माही को एकटक देखता ही रह गया। माही बोली, क्या देख रहे हो? शिवम उसके चेहरे को निहारते हुए बोला, कुछ नहीं, बस एक गुलाब को देख रहा हूँ। माही थोड़ा शर्मा गई। इधर उधर की बातें करने के बाद, माही को उसके जन्मदिन का तोहफा देने के बाद
शिवम ने माही का हाथ अपने दोनों हथेलियों के बीच में ले लिया। माही बोली, क्या कर रहे हो? शिवम बोला, अपनी हिफाजत कर रहा हूँ ताकि तुम कहीं थप्पड़ ना मारो। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। शिवम माही का हाथ वैसे ही अपनी दोनों हथेलियों में थामे हुए बोला, मैंने अंकल से बात की थी, वो तुम्हें लेकर बहुत फिक्रमंद है। ये दुनिया है, ये किसी के लिए भी नहीं थमती। मैं ये नहीं कहता कि अंकल जी की बात गलत है। माही, उनको तकलीफ़ होती है तुम्हारी तकलीफ़ से। उनका दिल तुम्हें इस हाल में देख के बहुत दुखता है। बस एक बार उनकी बात को समझो, उन पे गौर करो। दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है और दुनिया उतनी भी बुरी नहीं है। माही शिवम की बात को बीच में ही काटते हुए बोली, दुनिया उतनी अच्छी भी तो नहीं है। मैंने जो झेला है वो मैं ही समझ सकती हूँ। शिवम, मेरे लिए इतना आसान नहीं है। मैंने अकेले जीना सीख लिया है। शिवम ने झील में एक पत्थर फेंकते हुए कहा, जीना तो सीख लिया मगर खुश रहना अभी नहीं सीख पाई। माही ने शिवम के कंधे पर सिर रखकर कहा, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, मैं जानती हूँ कि शायद तुम सही भी हो, पर अब ज़िंदगी उस पड़ाव पर आकर रुक चुकी है जहाँ आकर सब ख्वाहिशें दम तोड़ देती हैं। शिवम ने माही का हाथ पकड़ा और खड़े होते हुए कहा, जब अपने लिए कुछ ना बचा हो तब दूसरों की खुशियों में खुश रहना सीख लो। माही, तुम अभी जिस हालात में हो ना, वहाँ से तुम किसी के लिए कोई मिसाल बन सकती हो। बस एक मसाल की तरह खुद ही खुद में जल सकती हो और जल भी रही हो। माही, रोना गलत बात नहीं है, मगर रोते रहना बहुत गलत बात है। उस झील से माही के घर आने तक दोनों के लबों पर एक खामोशी ठहरी रही। शिवम माही को घर तक छोड़कर वापस चला गया। माही अपने कमरे में आकर बैठ गई। वो शिवम की कही हुई बात पर बार बार उसके मन में हलचल पैदा कर रही थी। घड़ी की सुइयों की हर टिक टिक के बाद माही और गहरी सोच में डूबती जा रही थी। जागती आंखों से माही कब सो गई पता भी नहीं चला। सुबह जब आंख खुली तो माही ने देखा कि 8 बज रहे हैं। पापा बाहर बरामदे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। माही ने जल्दी से नहाया, सुबह की पूजा की और किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगी। माही अपने पापा के पास जाकर बैठ गई। चाय और नाश्ता पापा को दे दिया। माही कुछ देर चुप रही, फिर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोली, ठीक है पापा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। उसके पापा इतना सुनते ही चौंक पड़े और उसके गाल पे प्यार से हाथ फिराते हुए बोले, बेटा, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? माही बोली, मैंने पूरे होश में फैसला लिया है पापा। वो लड़का जो बुआ ने देखा था, घर बुला लीजिए। माही के पापा ने माही को कस के गले लगा लिया और उसके माथे को चूमते हुए बोले, बेटा, मैंने भी तेरे लिए एक लड़का देखा है, तू कहे तो उसे आज ही बुला लूँ। माही ने हामी भर दी। माही के पापा ने एक फ़ोन किया और किसी को घर आने के लिए कहा। लड़का आने ही वाला था, लेकिन उससे पहले माही शिवम के बारे में सोच रही थी। वो सोच रही थी कि शिवम भी यहाँ होता तो कितना अच्छा होता, वो भी कितना खुश होता। गधा, जो बात वो इतने सालों में नहीं समझ पाई, उसे एक ही पल में कितनी आसानी से समझा दिया। माही कुछ और सोचती कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। माही के पापा ने दरवाज़ा खोला। सामने शिवम खड़ा था। माही उसे देखकर बहुत खुश हुई और बोली, अभी तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी, अच्छा हुआ तुम आ गए। माही ने पापा से पूछा, पापा, वो कितना वक्त लगेगा उन लोगों को आने में? माही के पापा ने शिवम से अपने मन की बात कह दी। उसको बताया कि वो उसकी और माही की शादी करवाना चाहते हैं। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मेरी बेटी होते हुए भी जो बात मैं इसे नहीं समझा सका, वो ही बात तुमने इसे इतने कम वक्त में समझा दी। मैंने बहुत लड़के देखे जो मेरे दामाद बन सकते थे, मगर तुम्हें देखकर लगा कि तुम मेरे दामाद ही नहीं बल्कि एक बेटा भी बन सकते हो। मेरा तुम पर कोई दबाव नहीं है, तुम अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हो। माही हैरानी से अपने पापा को देखे जा रही थी। उसने कस के पापा को गले लगा लिया। वो अपने सारे शब्द भूल चुकी थी। अब तो बस वो शिवम की तरफ देख रही थी। शिवम ने माही की तरफ देखते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा अंकल, मगर मैं इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। माही एकदम भौचक्की रह गई। माही रोने ही वाली थी कि शिवम आगे बढ़ा। उसने माही के जूड़े में से हेयर स्टिक निकाल दी।
माही के बाल एक झरने की तरह बिखरते हुए चले गए। शिवम ने फिर अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हाँ अब मैं तैयार हूँ, लेकिन अंकल शादी से पहले मेरी एक शर्त है, मुझे माही से एक वादा चाहिए। माही बोली, कैसा वादा? शिवम बोला, मैं तुमसे शादी तभी करूँगा जब तुम वो सपना सच करोगी जो तुम हमेशा से चाहती थी। तुम एक IPS ऑफिसर बनना चाहती थी। मैं जी जान से तुम्हारी मदद करूँगा, मगर शादी तुमसे तभी करूँगा जब तुम अपना सपना जियोगी। मैं तुम्हें कामयाब होते हुए देखना चाहता हूँ। माही के पापा ने दोनों के सर पर हाथ फिराया और अपना शुभाशीष देकर वहाँ से बाहर चले गए। माही कस के शिवम के गले लग गई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अब हमारी दोस्ती का क्या होगा? शिवम ने उसकी आंखों पर आती हुई लटों को अपने हाथों से संवारते हुए कहा, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया, तुम्हें खो ना दूं, इस डर से उसे दोस्ती तक ही सीमित रखा। माही ने अपने आंसुओं को लाख छिपाना चाहा, मगर वो थे कि थम ही नहीं रहे थे। 3 साल बाद शिवम माही का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। माही के आते ही शिवम ने उसे कस के गले से लगा लिया। बोली, क्या कर रहे हो? बड़ा लाड़ आ रहा है। शिवम ने माही को हीरे की अंगूठी पहनाते हुए कहा, शादी की 3री सालगिरह मुबारक हो DSP साहिबा। माही ने शिवम के गाल को चूमते हुए कहा, आपको भी मुबारक हो। आज माही को अपने हिस्से की सारी खुशियाँ मिल गई थीं। उसे एक अच्छा मददगार और एक बेइंतहा प्यार करने वाला साथी मिल गया था तथा उसे अपनी एक नई पहचान भी मिल गई थी।